हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं अली। अभी जो मैं वीडियो लेके आया हूँ बेसिकली है भारत के एक ऐसे इंजन के ऊपर जो कि स्पेस के अंदर काम आता है। अच्छा, ये इंजन जो है ये भारी से भारी लोड लेके स्पेस के अंदर जा सकता है, जैसे कि हैवी सैटेलाइट हो गई है और कुछ। तो इसके ऊपर ये जो है एक वीडियो है जिसमें हम रिएक्ट करना चाहेंगे। ज़रा पहले देखते हैं, उसके बाद फिर रिएक्ट करते हैं। ये इनसाइड नॉलेज का वीडियो है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस दिन का भारत को लंबे अरसे से इंतजार था, आखिरकार वह कल पूरा हो गया। भारत को एक ऐसे क्षेत्र में महारत हासिल हो गई है जिसकी फ्लीट में अभी तक कुछ गिने चुने ही देश शामिल थे। रूस, अमेरिका, जापान जैसे देशों के पास ये तकनीकी पहले से ही मौजूद थी, लेकिन यहाँ पर इन देशों का दोहरा चरित्र देखिए। जब भारत ने इस पर काम करना शुरू किया था तो इन देशों ने चिंता जाहिर की थी और अमेरिका का कहना था कि भारत क्रायोजेनिक इंजन के इस्तेमाल मिसाइल बनाने में कर सकता है। दरअसल अमेरिका समेत कुछ ताकतवर देश नहीं चाहते थे कि भारत क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक हासिल करके अरबों डॉलर के स्पेस साइंस फील्ड में कदम रख पाए, लेकिन भारत की जिद थी कि वह भी CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का निर्माण करे, क्योंकि इस तरह के इंजन से ज्यादा वजन वाली सैटेलाइट की लॉन्चिंग बहुत ही आसानी से की जा सकती है। उधर इन देशों को इस बात का डर था कि कहीं भारत ने इसका उपयोग मिसाइलों में कर दिया तो दुनिया में कहर मचा देगा। लेकिन तभी भारत की ओर से कहा गया था कि इस खास तकनीक का इस्तेमाल केवल स्पेस टेक्नोलॉजी में करेंगे। तो अब आपको बता दें कि भारत के इसरो ने एक ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करके इंजन का सफल परीक्षण किया है जिसका निर्माण करना हर किसी देश के बस की बात नहीं है। जिस इंजन का सफल परीक्षण किया गया है उस इंजन का नाम CE-20 क्रायोजेनिक इंजन है। इस इंजन का इस्तेमाल इसरो के द्वारा भविष्य में GSLV मिशनों में किया जाएगा। वहीं पर इसरो की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 22 टन थ्रस्ट स्तर पर क्रायोजेनिक इंजन CE-20 इंजन को सबसे लंबी अवधि 650 सेकंड तक सफलतापूर्वक चलाया गया। यह हॉट टेस्ट तमिलनाडु के महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में किया गया। दोस्तों, इस परीक्षण के द्वारा क्रायोजेनिक इंजन CE-20 को उड़ान के लिए 22 टन थ्रस्ट की क्षमता हासिल हो गई है। इस परीक्षण के दौरान क्रायोजेनिक इंजन CE-20 को पहले 40 सेकंड तक 20.2 टन थ्रस्ट स्तर पर परिचालित किया गया। वहीं इसके बाद 20 टन के सामान्य स्तर पर परिचालित किया गया। आखिरी 435 सेकंड तक इस इंजन को 22.2 टन थ्रस्ट स्तर पर परिचालित किया गया। वहीं इससे पहले इस इंजन का कुल 2720 सेकंड का अवधि तक हॉट टेस्ट किया जा चुका है। वहीं पर अब 650 सेकंड के परीक्षण के बाद कुल 3370 सेकंड तक हॉट टेस्ट पूरा किया जा चुका है। उधर 2014 में क्रायोजेनिक इंजन लगे रॉकेट की पहली सफल उड़ान के साथ ही भारत ये तकनीक हासिल करने वाला दुनिया का टॉप 6 देशों में शामिल हो गया था। लेकिन इस पहली उड़ान के 8 साल बाद ही 2022 के जाते जाते भारत ने इस क्षेत्र में नया कीर्तिमान रच दिया है। आमतौर पर सैटेलाइट लॉन्च करने तक रॉकेट इंजन 3 प्रमुख स्टेज से गुजरते हैं। पहले स्टेज में इंजन में सॉलिड रॉकेट बूस्टर का इस्तेमाल होता है। इसमें इंजन में सॉलिड फ्यूल होता है। वहीं पर इस स्टेज के बाद जब सॉलिड फ्यूल जलकर रॉकेट को आगे बढ़ाता है तो ये हिस्सा रॉकेट से अलग होकर गिर जाता है। दूसरे स्टेज में लिक्विड फ्यूल इंजन का इस्तेमाल होता है। लिक्विड फ्यूल के जलने यानी दूसरे स्टेज का पूरा होते ही यह हिस्सा भी रॉकेट से अलग हो जाता है। तीसरे और आखिरी स्टेज में क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है जो स्पेस में काम करता है। इसे क्रायोजेनिक स्टेज भी कहा जाता है। यहाँ पर क्रायो शब्द का मतलब होता है बेहद कम तापमान, यानी कि ऐसा इंजन जो कि बेहद कम तापमान पर काम करे उसे क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं। क्रायोजेनिक इंजन में फ्यूल के रूप में लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का इस्तेमाल होता है। इसे क्रमशः -183 डिग्री और 253 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर किया जाता है। इन गैसों को लिक्विड में बदलकर उन्हें 0 से भी कम तापमान पर स्टोर किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि क्रायोजेनिक फ्यूल को लिक्विड स्टेज में रखने के लिए उन्हें बेहद कम तापमान पर स्टोर करना पड़ता है। वहीं पर इस फ्यूल का इस्तेमाल स्पेस में किया जाता है क्योंकि स्पेस में बेहद कम तापमान और वातावरण की गैर मौजूदगी यानी ऑक्सीजन न होने की वजह से वहां उस साधारण फ्यूल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जिसका इस्तेमाल धरती पर संभव है। अब आप सोच सकते हैं कि भारत को कितने बड़े फील्ड में सफलता हासिल हुई है और इससे भारत का स्पेस सेक्टर आने वाले समय में काफी ज्यादा तेजी से आगे ग्रो होगा। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ और ये खबर C295 एयरक्राफ्ट से संबंधित है। भारत की टाटा को जर्मन मूल की कंपनी ग्रॉब G120 SPN से IP राइट्स मिल चुका है, जिसके बाद अब स्थानीय स्तर पर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत टाटा देश में ही C295 एयरक्राफ्ट का निर्माण करेगी। इसके उपयोग से भारत की वायुसेना सामरिक स्तर पर काफी मजबूत होने वाली है। किसी भी युद्ध की स्थिति में इसका उपयोग मालवाहक के तौर पर किया जाता है। यह एयरक्राफ्ट 11 घंटे तक लगातार उड़ान भरने में सक्षम होता है और साथ ही हर मौसम में ये उड़ान भर सकता है। वहीं पर इस विमान को इस प्रकार से निर्मित किया जाएगा कि इसका उपयोग दिन रात दोनों समय पर किया जा सकेगा और समुद्र के ऊपर और पहाड़ों तक भी ये जा सकता है। C29 मालवाहक विमान युद्ध में अहम भूमिका निभाता है। इनके द्वारा बहुत कम समय में किसी भी जटिल स्थानों पर युद्धक हथियार पहुंचाए जा सकते हैं और साथ ही एक जगह से दूसरी जगह सैनिकों को भी आसानी से एयरलिफ्ट कराया जा सकता है। वहीं पर इस एयरक्राफ्ट में पैराड्रॉपिंग के लिए दरवाजे भी लगाए जाते हैं जिसका इस्तेमाल किसी भी समय सैनिक कर सकते हैं। वहीं पहले भारतीय वायुसेना C295 के स्थान पर एरो 748 विमानों का उपयोग करती
थी। एरो 784 विमान एक ब्रिटिश मुल्क के द्वारा निर्मित मालवाहक विमान था। वहीं भारत को एयरबस के द्वारा 2023 से 2025 के बीच में 16 विमानों की पूर्ति की जाएगी और उसके बाद 40 विमानों को टाटा के द्वारा भारत में ही असेंबल किया जाएगा। यही वजह है कि इसका आईपी राइट्स मिलना भारत के लिए और टाटा कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। बेसिकली ये देख रहे हैं आप, भारत की ग्रोथ का जो एक सिलसिला शुरू हो चुका है एक मेक इन इंडिया के नाम पे, और हर तरफ भारत तकरीबन हाथ पांव मार रहा है। और अब ये जो इंडस्ट्री है, खासतौर पे जो इंजन की इन्होंने बात की, किसी भी मुल्क की तरक्की के अंदर दूसरे मुल्कों की अड़ंगियां जरूरी यूं हो जाती हैं क्योंकि उनको अपनी तरक्की के लाले पड़ जाते हैं, क्योंकि हर आदमी डोमिनेट करना चाहता है मार्केट, मैक्सिमम मार्केट। और उस सिलसिले में अच्छा सबसे बड़ी कहते हैं सबसे बड़ा कारोबार डर का कारोबार होता है। तो जैसे जैसे कोई दूसरा मुल्क स्ट्रांग होने लग जाता है तो उस मुल्क के ऊपर कोशिश करते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अड़चने आए, बहुत अड़चने आए, अगर हो सके तो सैंक्शन भी लगा दें ताकि वो जो है मुल्क वो एक और पावर उभर के सामने ना आए, मतलब एक और शेयर होल्डर ना आ जाए इसके अंदर। तो ये सारी चेतावनियां भारत को झेलनी पड़ रही हैं। खैर वो तो कोई मसला नहीं है, जब भी कोई मुल्क कोई भी तरक्की की कहते हैं ना स्टेप भी खड़ा होता है, चाहे छोटे पैमाने पे कोई या बड़े पैमाने कोई मुल्क हो या छोटे पैमाने पे कोई आम नागरिक हो जो कि अपनी तरक्की की स्टेप्स चलना चाहता है, तो उसको ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। इस पार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो वरना फिर आपके पास डायरेक्ट यही है कि आप जैसे अमेरिका ने अपने साथ किया, 2 एटम बम फाड़ दो, बन जाओ, ऊपर आ जाओ, लिफ्ट। तो वैसा तो भारत कभी नहीं करेगा। खैर ये देखते हैं कि कितनी चेतावनी आगे आती हैं और भारत किस तरह अपने आप को फ्लोरिश कर पाता है, खासतौर पर डिफेंस के सिलसिले में, डिफेंस के मामले में और स्पेस के मामले में, क्योंकि 2 चीज़ें इस वक्त बहुत ज़्यादा हाइप पकड़ी हुई हैं और सारे मुल्कों की, जितने भी मुल्क हैं ना, सबकी अटेंशन तकरीबन इसी पे, ऑलवेज इसी पे रही है। और अब तो कुछ ज़्यादा ही, जब से टेक्नोलॉजी जो है काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। चले गाइस, बहुत अच्छी वीडियो थी, बहुत ज़्यादा मालूमात थी इस वीडियो के अंदर मेरे हिसाब से। इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी उसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।